बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। बहुत अरसे से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत इस सोच विचार में थी कि मीडिया को किस तरह अपने ताबा किया जाए, किस तरीके से मीडिया का कंट्रोल किया जाए। और आपस की बात है, इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि काफ़ी हद तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत इसमें कामयाब भी हुई है ताकि वो मीडिया को कंट्रोल कर सके या अपने ताबे कर सके। हैविंग सेड दैट, अगर मैं पिछले दौर से इनका कंपैरिजन करूं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत का और इनका कंपैरिजन करूं देयर एटीट्यूड टुवर्ड्स मीडिया, फ्री एंड फेयर मीडिया की तरफ, और अगर मैं ज़्यादा दूर ना जाऊं, पिछले 2 अदवार का कर लूं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या PMLN, और स्पेसिफिकली अगर सिर्फ नून लीग के पिछले दौर का और इस दौर का अगर मैं कंपैरिजन करूं तो हम देखेंगे कि कोर्ट्स में केसेस अलग चलते थे, सुप्रीम कोर्ट में केसेस अलग चलते थे, और साथ ही साथ मीडिया ट्रायल, मीडिया पर केसेस अलग चला करते थे। लेकिन इसके बावजूद हमने ये देखा कि पिछले अदवार में, लेट इट बी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, लेट इट बी PMLN, उनके अदवार में कोई चैनल बंद नहीं हुआ, कोई एंकर जॉबलेस नहीं हुआ इस सेंसरशिप की वजह से, कोई प्रोग्राम बंद नहीं हुआ, विच इज़ वेरी वेरी रेयर एज कंपेयर टू इस दौर में जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है। साथ ही साथ एक और चीज़ आप लोगों ने भी नोटिस की होगी, जो मैं दोबारा रिपीट करके आपकी जहन में लाना चाहूँगी, जितने लोग भी मुझे देख रहे हैं, कि उस दौर में ऐसे लोग भी परवान चढ़े जिन्होंने अपने आप को मीडिया की इस इंडस्ट्री से जोड़ा, जिनका शायद नून लीग से पहले और उससे पहले शायद पीपल्स पार्टी से की हुकूमत से पहले कोई नामो निशान नहीं हुआ करता था। ऐसे बहुत से लोग परवान चढ़े जो कि आज बहुत बड़े बड़े शोज़, बड़े बड़े टेलीविज़न चैनल्स का हिस्सा हैं, जो उस टाइम पर शायद लोग जानते भी नहीं थे। खैर जी, अब मसला ये है कि जी हमारे जो ख़ास तौर पर वज़ीर आज़म के तर्जुमान हैं, वो हमें ये बताते हैं कि किस तरह आर्मी चीफ ऑफ पाकिस्तान वो बड़े कंसर्न्ड हैं और वो समझते हैं कि जो फेक न्यूज़ है वो मुल्की सलामती के लिए बहुत बड़ा ख़तरा है। इसलिए वो PMDA की सूरत के अंदर एक ऑर्डिनेंस लाना चाहते हैं जिससे मीडिया को मज़ीद रेगुलेट किया जा सके, मज़ीद अपने ताबे किया जा सके, मज़ीद कंट्रोल किया जा सके। अब जब फेक न्यूज़ की बात आती है, मैं जानती हूँ कि आप सब लोगों को याद होगा, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी याददाश्त कम होती है, तो उनको दोबारा याद करा देती हूँ कि मुझे तो वो फेक न्यूज़ याद है जो कि 2013 के इंतखाबात के बाद इमरान खान साहब आए थे और उन्होंने सबको बताया था, ढंडोरा पीट पीट कर बताया था कि भाई किस तरह से ये इंतखाबात रिग्ड हैं और किस तरीके से जो 35 पंचर लगाए गए हैं 2013 के इंतखाबात के नतीजे में, जिसके नतीजे में नून लीग ने हुकूमत बनाई। बाद में हम सब जानते हैं कि इमरान खान साहब ने इसको एक्सेप्ट किया कि भाई ये तो एक फेक न्यूज़ थी और इस तरह के मामलात तो ये पॉलिटिकल नारेबाजी हो जाती है, भाई इसमें कोई सच्चाई नहीं थी। हाँ, मुझे एक और फेक न्यूज़ भी याद है। मुझे वो फेक न्यूज़ याद है जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत में आ गई थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक बहुत ही मायानाज जो वज़ीर हैं शहरियार आफरीदी साहब, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे, फ्लोर ऑफ द हाउस भी, मुताद्दिद जगहों पर ऑन रिकॉर्ड उन्होंने ये कहा कि भाई मुझे 15 किलो हीरोइन जो बरामद हुई है राना सनाउल्लाह साहब की गाड़ी से, जो PMLN के बहुत प्रोमिनेंट लीडर हैं, उनके बहुत ज़्यादा सबूत हैं, बहुत सारी वीडियोज़ हैं, लेकिन वो हम सब जानते हैं कि वो वीडियोज़, वो सबूत सामने नहीं आई। तो मुझे ये फेक न्यूज़ भी याद है। कोविड, ओहो, इसको कैसे भूल सकते हैं। कोविड से रिलेटेड, कोरोना से रिलेटेड इतनी ज़्यादा फेक न्यूज़ आई, कहाँ से आई? फ्रॉम द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब से, यहाँ तक कि आरिफ अलवी साहब को अपनी ट्वीट डिलीट करना पड़ी कोविड के हवाले से। ये भी मुझे फेक न्यूज़ याद है। मुझे वो फेक न्यूज़ भी याद है जो कि जरताज गुल साहिबा हैं, बड़ी ब्राइट किस्म की वज़ीर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उन्होंने जितनी फेक न्यूज़ जो है कोविड के हवाले से फैलाई, वो फेक न्यूज़ भी हमें याद है। और अगर मैं समंदर को कूजे में बंद करूँ, क्योंकि इतना वक्त नहीं है, 35 मिनट आप सारे लोगों को फेक न्यूज़ बताने में ही गुजर जाएंगे जो कि इस हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इमरान खान, उनकी कैबिनेट, उनके वजीरों ने हमें दी है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ, जो रीसेंट फेक न्यूज़ हमें दी पिछले हफ्ते, वो फेक न्यूज़ ये थी कि अली मोहम्मद खान साहब ने पूरे होशो आवाज़ में फादर ऑफ द नेशन, जी हाँ, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में उन्होंने कहा कि भाई मेरे दादा यानी अली मोहम्मद खान साहब के दादा ने जेल काटी है, फादर ऑफ द नेशन कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के साथ। कौम के बाप को इसलिए जेल में डाला गया ताकि अपने दादा को ऊंचा दिखाया जा सके। एग्जैक्टली अली मोहम्मद खान साहब ने क्या कहा आप खुद देखिए, और उसी से मैं अपने शो का आगाज करूंगी। दिखाइए जी नाज़रीन, आपने खुद सुना कि अली मोहम्मद खान साहब ये फरमा रहे थे कि उनके दादा कितने बड़े थे, इतने बड़े थे कि उन्होंने फादर ऑफ द नेशन कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के साथ जेल काटी। और मैं आपको उसी कॉन्फिडेंस के साथ, जिस कॉन्फिडेंस के साथ अली मोहम्मद खान साहब ये बता रहे थे, मैं आपको कॉन्फिडेंटली बता सकती हूँ कि फादर ऑफ द नेशन कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना बहुत बड़ी शख्सियत थे, उन्होंने कोई जेल नहीं काटी। ये सरासर फेक न्यूज़ है।
बिल्कुल ठीक सुना। आज के पैनलिस्ट आपके सामने, मेरे बड़े ही फेवरेट पैनलिस्ट आज या मेरे साथ होंगे। उस्मान डार साहब हैं, स्पेशल एडवाइजर टू द प्राइम मिनिस्टर ऑन यूथ अफेयर्स। यूथ के ऊपर तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उस हवाले से हम स्पेशल शोज तो करते ही हैं, आगे भी करेंगे, लेकिन आज जरा पाकिस्तान के सही मसलों पर बात कर लेते हैं। बहुत शुक्रिया डार साहब ज्वाइन करने के लिए। अफनानुल्लाह खान साहब ने मुझे ज्वाइन किया है, सेनेटर हैं PMLN के, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। आगा रफ़ीउल्लाह खान साहब ने मुझे ज्वाइन किया है, MNA है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक है। तीनों मेहमानों को मैं खुशामदीद कहूंगी, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। डार साहब, ऑल द वेरी बेस्ट। जो आपके कंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शंस जा रहे हैं, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द यूथ प्रोग्राम्स। आई एम श्योर कि आप यूथ के लिए कुछ कर पाएं। लेकिन सर, आपकी पार्टी फादर ऑफ द नेशन कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के नाम के साथ क्या कर रही है? मैं मानती हूँ सब बहुत बड़े खानदानों से हैं, अली मोहम्मद खान साहब के दादा बहुत बड़े, बहुत इज्जतदार शख्सियत होंगे, पर सर खुदारा अगर कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के हवाले से फेक न्यूज़ फैलाएंगे तो जितनी मेरी जिम्मेदारी है उतनी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है। आप अली मोहम्मद खान साहब को समझाएं कि अपने दादा को ऊंचा दिखाने के लिए फेक न्यूज़ ना फैलाए सर। लेकिन मैं वैसे बिनेश अप्रिशिएट करता कि ये चलें, जो एलिगेशंस भी आपने 35 पेंचर की या बाकी चीज़ों की भी बात किया है, अब मेरा ख्याल है पूरा एंट्रो ही आपने PTI पे किया है। PMLN की कई किस्से कहानियाँ अगर वो भी कौम के सामने रख देते आप, जब वो क्या करते रहे हैं, और हैर फेक क्या, वो तो ये भी कहते थे लंदन वाले अपार्टमेंट्स हमारे हैं ही नहीं, बाद में मान गए हैं। तो मकसद बहुत सारी चीज़ें हैं। देखिए ये जो आप कह रहे हैं जी फेक न्यूज़ आ गई, ये एलिगेशंस एक पार्टी दूसरी पार्टी पे लगाती है, या आपने शायद यार अफरीदी साहब की बात की है जी कि ये इल्ज़ाम आते हैं और उसको जाकर अदालतों में लोग क्लियर कर लेते हैं अगर किसी पे इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। बुनियादी तौर पे तो देखिए फेक न्यूज़ अब जो हो रहा है हालिया, जो हिंदुस्तान कह लें कि रंगे हाथों पकड़ा गया और पूरी दुनिया के सामने जो उसकी बदनामी हो रही है, पाकिस्तान को इन्वॉल्व करना चाह रहा है, पाकिस्तान की आर्मी को, पाकिस्तान की एयरफोर्स को, जी तालिबान के साथ मिलकर वहाँ सारा कुछ कर रहे हैं। तो इस टाइप की फ़ेक न्यूज़ पे मैं समझता हूँ अगर आप बात करें, ज़्यादा अवेयरनेस दें लोगों को कि किस तरह में दुनिया भर में एक साइबर वार चल रही है और फेक न्यूज़ के ज़रिए पाकिस्तान को मलाइन करने की कोशिश की जा रही है, मुल्क को मलाइन करने की कोशिश की जा रही है। अभी जिस तरह चंद माह कबल एक पूरी एक एजेंसी पकड़ी गई है जो पाकिस्तान को बाकायदा मलाइन करने के लिए एक टारगेटेड कैंपेन चलाई जा रही थी, जिसमें प्राइम मिनिस्टर इमरान खान भी थे। तो मकसद दुनिया में ये जो ट्रेंड्स चल रहे हैं फेक न्यूज़ पे, मेरा ख्याल अगर हमने फेक न्यूज़ पे बात करनी है तो उस पर करें। देखिए अली मोहम्मद खान साहब की जहाँ तक बात है, उन्होंने एक अपनी स्ट्रगल, अपने ख़ानदान की, अपनी फैमिली की बात की है। उनके दादा जान मुस्लिम लीगी थे, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की जो वो बात कर रहे थे। फिर मीनार पाकिस्तान लाहौर का जो उन्होंने बताया, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के वालिद भी थे, जो उनके दादा भी थे। तो मैं समझता हूँ ये वो अपनी एक जो ख़ानदानी स्ट्रगल है, पॉलिटिकल स्ट्रगल है, उसकी बात कर रहे थे। और उसमें अगर किसी जगह आप कह रही हैं कि उन्होंने जिक्र किया जेल काटने का, तो वो इसके ऊपर बेहतर तौर पे बात कर सकते हैं। लेकिन अगर उनकी फैमिली की पॉलिटिकल खिदमात रही हैं पाकिस्तान बनाने में, तो उसे अप्रिशिएट करने वाली बात है। और बहुत सारे लोग हैं जो हम TV चैनल्स पे भी देखते हैं, वैसे भी हमने किताबों में भी पढ़ा है, जिनकी स्ट्रगल्स रही है इस मुल्क को बनाने में कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के साथ और पूरे जो टीम थी उस वक्त की। तो मेरा ख्याल है इस कॉन्टेक्स्ट में हमें पॉलिटिक्स तो हैर करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ ये भी हकीकत है कि अगर मैं किसी के ऊपर भी, अच्छा डॉक्टर साहब मुझे एक छोटा सा फैक्ट चेक दे दें। जो पाक स्टडीज़ या मुताला पाकिस्तान हम लोगों ने पढ़ा है, आपने पढ़ा है, क्या उसमें यह है कि 1947 में कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जेल काटी है? कुछ ऐसा आपको याद आता है? आप इसका कोई फैक्ट चेक दे सकेंगे इस प्लेटफॉर्म? देखिए नहीं, मुझे तो है, देखिए बिनेश, मैं कभी ऐसी कोई बात नहीं करूंगा जिसकी मुझे पूरी तरह इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो इसलिए मैं इस पर कोई राय नहीं दे सकता कि उन्होंने जेल काटी थी या नहीं काटी थी। आप अगर कह रही हैं, आपका जो मुताला है वो मुझसे ज़्यादा बेहतर है और आप माशाल्लाह एंकर भी हैं, रिसर्च भी करती हैं, अच्छी रिसर्च टीम भी है आपकी। तो आप अगर ये कह रही है, बेहतर ये होगा कि अली मोहम्मद खान आपके प्रोग्राम में आके कल क्लियर कर दें या किसी और प्रोग्राम में कर दें जो बात आप कर रही हैं कि इसमें हकीकत नहीं है, या जो वो अपने दादा के हवाले से बात कर रहे थे। लेकिन जो असल बात है, मैं आपकी इस बात से ज़रूर इत्तेफाक करूँगा, कोई भी हो, चाहे मैं हूँ, आपके दूसरे जो मेहमान बैठे हैं, हमें कोई भी इल्ज़ाम लगाते हैं या जो भी एलिगेशंस हम लेके आते हैं, या पूरी तरह हम इंफॉर्मेशन को प्रॉप करते नहीं हैं, उसको उस तरह देखते नहीं हैं और फिर हम इल्ज़ामात की तरफ आ जाते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। मौजूदा हुकूमत के बारे में बहुत सारी अफवाहें छोड़ी जाती हैं, फ़ेक न्यूज़ छोड़ी जाती है। तो इन चीज़ों के असरात हैं, हमें ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा करना चाहिए
और इस फेक न्यूज़ से, जैसे मैंने आपको कहा, दुनिया भर में पाकिस्तान को भी मलाइन करने के लिए हिंदुस्तान एक मरकज़ी किरदार अदा कर रहा है। आज सोशल मीडिया का दौर है और इसी फेक न्यूज़ की रोकथाम के लिए भी हमें बात फिर दूसरी तरफ निकल जाएगी। जब हम पाकिस्तान मीडिया अथॉरिटी की बात करते हैं तो उसमें ये सब चीज़ें भी हैं कि हम फेक न्यूज़ को भी कंट्रोल करें। और एक न्यूज़ तो चल जाती है लेकिन उसका जो डैमेज है वो फिर कोलेटरल डैमेज रिकवर नहीं हो सकता है ना। अच्छा, वैसे डॉक्टर साहब आज मेरा आपके साथ आप देखते हैं आज मेरा आपके साथ टाइम सेट था और आप भी कमिटमेंट के पक्के हैं, मैं भी कोशिश करती हूँ कि कमिटमेंट की पक्की हूँ, लेकिन मैं ऑन रिकॉर्ड बताना चाहूँगी, मैंने अली मोहम्मद खान साहब को इस स्टोरी के हवाले से स्पेसिफिकली मैसेज किया था। आज क्योंकि मेरा टाइम डॉक्टर साहब के साथ था, अगर कल अली मोहम्मद खान साहब, मैं ऑन एयर भी बोल रही हूँ, अगर आपने मुझे वक्त दिया तो ज़रूर ये प्लेटफॉर्म हाजिर है, हम इस बारे में बात ज़रूर करेंगे। मैं डॉक्टर साहब वापस आपकी तरफ आऊँगी इसी अथॉरिटी के हवाले से जो आप बात कर रहे हैं कि कौन कौन सी किस तरह की फेक न्यूज़ को आप जो है वो सेंसर करेंगे, लेकिन मैं ज़रा पीपल्स पार्टी और PMLN को शामिल कर लूँ। अस्सलाम वालेकुम सेंटर साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? ओके, आई डोंट थिंक सो यू कैन हियर मी। ऑल राइट, सुपर्ब। मैं आपके सामने सवाल रख रही हूँ। अफनान, मुझे बताइएगा पाकिस्तान के तमाम मसाइल हल हो गए हैं अफनान, ये आपको मुबारकबाद हो, और हुकूमत अब फेक न्यूज़ का तदारक कर रही है। ये मैं डॉक्टर साहब से ज़रूर पूछूंगी कि वो किस नौयत की फेक न्यूज़ होगी। सिर्फ और सिर्फ इंटरनेशनली जो गलत फेक न्यूज़ फैलाई जा रही है वो एक अलग चीज़ है, दूसरे हिस्से में मैं डॉक्टर साहब से इस बारे में ज़रूर बात करूंगी। लेकिन सर, आपका इनपुट क्या है फेक न्यूज़ के हवाले से? जिस तरीके से फेक न्यूज़ को फवाद चौधरी साहब कौमी सलामती से जोड़ रहे हैं, क्या आप समझते हैं कि ये ठीक है, ये गलत है? आपका इसके ऊपर क्या टेक है, पहले ये बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, फेक न्यूज़ तो एग्जिस्ट करती है, इसमें तो कोई शक नहीं है, और फेक न्यूज़ का इशू जो है वो खाली पाकिस्तान का नहीं है, पूरी दुनिया में है। फेसबुक के ऊपर इसके ऊपर बहुत सारी क्या कहते हैं केसेस हुए, उनके ऊपर यूनाइटेड स्टेट्स में उनकी सेनेटोरियल हेयरिंग्स हुई और उसमें सारी बात बताएगी कि जी फेक न्यूज़ की वजह से बड़े मसाइल पैदा हो रहे हैं। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि फ़ेक न्यूज़ को ख़त्म करने के लिए कोई डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है उसकी ज़रूरत नहीं है होती, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग आपका मैकेनिज़्म है उसको ज़्यादा फाल बनाने का जो है वो ज़रूरत है। और मेरा ये ख्याल है कि जिस तरह फवाद चौधरी साहब ने पाकिस्तान फेडरेशन यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट को जो है वो कह दिया कि ये उनके अपने खुद नुमाइंदे बना के कह दिया कि ये PFUJ है, इसी तरह ये अब बेसिकली करेंगे कि ये फेक न्यूज़ की को एक वो बनाएंगे फ्रंट, और पीछे बेसिकली कोई भी बात इमरान खान के ख़िलाफ़ हो या PTI के ख़िलाफ़ हो, या जिन लोगों को इमरान खान साहब अहम समझते हैं, उनकी फैमिली के जो लोग हैं, उनके खिलाफ अगर कोई बात करेगा तो ये उसको फेक न्यूज़ में डाल के उसके खिलाफ केसेस वगैरह बना के उनको बंद कर देंगे। ये इनका एक कंसिस्टेंट बिहेवियर रहा है कि ये फ्रंट पे कुछ और दिखाते हैं और बैक पे एक्चुअली मामला कुछ और होता है। जो क्या कहते हैं, ये EVM पे भी यही मामला है और इसके ऊपर भी मोर और लेस जो है मेरा ख्याल में ये मामला है। और ये जो है ये एक ड्रैकोनियन लॉ होगा, क्योंकि ये हमारे मुल्क में तो इन्होंने वादे किए थे कि जी हम यूँ फ्रीडम होगा तो बरतानिया का निज़ाम होगा, अमेरिका का निज़ाम होगा, और जब हुकूमत मिल गई है तो ये कहने हैं कि मीडिया को दबाओ, जुडिशरी को दबाओ, अपोजिशन को दबाओ, वोटर फ्रॉड करो और किसी तरह ताकत से चिपके रहो, जो हमें अभी तक इनकी समझ में आए हैं मामला। तो ये सारा का सारा कहने के हद तक जो है वो मामला जो है वो आप ज़रूर इनकी बातें सुने, लेकिन मैं ज़ाती तौर पर देखता ही हूँ कि इनका अमल क्या है, और इनका अमल यही है कि ये अपोजिशन को दबाना चाहते हैं, जुडिशरी को दबाना चाहते हैं, मीडिया को दबाना चाहते हैं, और मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी उसी की एक कड़ी है। और वो उसके अंदर जो है आप देखेंगे आने वाले दिनों में मजीद मीडिया का, पहले जो रास आज जो उसका जनाजा इन्होंने ऑलरेडी निकाल ही दिया था 2018 में आने के बाद, तो अब जो रही सही रह गई है फ्री स्पीच इस मुल्क में, उसका जो है वो गला घोटने के लिए इमरान खान साहब और PTI तैयार है। आप ये होने देंगे? नहीं, हम पूरा मुकाबला EVM के मामले पे हम पूरा मुकाबला कर रहे हैं, हम फेक न्यूज़ पे पूरा मुकाबला करेंगे, और अगर इन्होंने जो है वो जबरदस्ती करने की कोशिश की तो फिर हम रोड पे आएंगे और हम इस मामले को आगा रफ़ीउल्लाह साहब, अस्सलाम वालेकुम। रफ़ी भाई, मुझे ये बताइए, जो पाकिस्तान स्टडीज़ मुताला पाकिस्तान आपने पढ़ा है, आप ही मुझे थोड़ा सा ज़रा फैक्ट चेक दे दीजिए। क्या 1947 में फादर ऑफ द नेशन कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जेल काटी थी? अगर आप कहते हैं नहीं तो प्लीज़ आपके इस हवाले से आवाज़ उठाएंगे, और अगर आपको नहीं पता तो आप चेक करके कुछ ना कुछ कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे। फादर ऑफ द नेशन की रेपुटेशन को जिस तरह से टार्निश किया जा रहा है सिर्फ अपनी फैमिलीज़ को बड़ा दिखाने के लिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या सोचती है? बिनिश, बात यह है कि मैंने जो अली मोहम्मद खान का स्टेटमेंट सुना है ना, उसमें वो ये नहीं कह रहे हैं कि कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने जेल काटी। उन्होंने कहा है कि मेरे दादा या नाना का हवाला रेफरेंस दे रहे हैं, वो कह रहे हैं उनके साथ तहरीक में मेरे नाना ने जेल काटी है, जो मैं समझाऊं। बाकी अगर ऐसी कोई बात है तो कायद मुहतरम को ना जेल हुई है, ना उन्होंने कभी कोई जेल काटी है, ना अल्लाह ने
हमें जो कायद अता किया उसकी कायद के मोहतरम की अल्लाह पाक ने पहले से इतनी एहतराम वो रखा था कि ऐसी तकलीफ उनको कभी नहीं हुई है और ऐसी नौबत कभी नहीं आई है। मैं समझता हूँ कि ये इसमें कहीं ना कहीं कंफ्यूजन आ रही है, और अगर ऐसा अली मोहम्मद साहब सोच की बात होगी तो ये कतई गलत है, लेकिन मैं अभी तक ऐसी बात उनकी समझ नहीं पाया हूँ। मैं यही समझाऊं कि वो ये कह रहे हैं कि कायदे आजम रहमतुल्लाह अलैह के साथ इनके दादा ने जो स्ट्रगल किए उसमें उन्होंने जेल काटी है, उनके दादा ने, नॉट कि वो कायदे मोहतरम को कह रहे हैं। बाकी आते हैं हम फेक न्यूज के इस जो बात कर रहे हैं हमारे नौजवान साथी, मेरे तो बड़े अच्छे दोस्त है डॉक्टर साहब। प्रॉब्लम ये नहीं है इनका प्रॉब्लम फेक न्यूज का। अफसोस मुझे ये होता है कि ये इस मुल्क में हर चीज इनकी नाअहली और नालायकी अपनी छुपाने के लिए इदारों का ये सहारा लेते हैं। मैं नहीं, पाकिस्तान का कोई भी मीडिया वर्कर या मीडिया के ऑनर, इदारों के जो ऑनर है, मीडिया हाउसेस की जो ऑनर है, कोई एक बंदा ये सोच नहीं सकता कि पाकिस्तान के किसी इदारे के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ कोई फेक खबर चलाए, इदारे के खिलाफ कोई फेक खबर चलाए, चाहे वो आर्मी हो, चाहे मेरी किसी कोई भी एजेंसी हो। ये सिर्फ और सिर्फ सहारा लेते हैं इदारों का, ये उनके पीछे छुपते हैं। इनको तकलीफ क्या होती है? पैमरा ने अभी पिछले अरसे, मैंने हाफिज तारिक साहब का न्यूज वन में प्रोग्राम कर रहा था, गलती से मेरे मुंह से निकल गया वो बात नशई वाली, और वो अगर पीर और तावीज और पीरनी की कोई बात आ जाए तो पैमरा दूसरे दिन नोटिस। प्रॉब्लम इनको असल वो है, अपनी नालायकियां, अपनी बेहूदगियां, अपनी गलतियां छुपाने के लिए ये पॉइंट आ गया जी। पीपल्स पार्टी को लगता है कि अपनी कन्वीनियंस के ऊपर जो है वो इस तरह के लॉज लाते हैं। लेकिन एक बड़ी चीज़ है, पैनल के लिए सवाल छोड़े जा रही हूँ, स्टार्टिंग फ्रॉम उस्मान डार, और वक्फे के बाद आकर के इनसे बिल्कुल हम जवाब लेंगे कि भाई जो शाहिद खान अब्बासी साहब हैं वो ये फरमा रहे हैं कि भाई चेयरमैन नैब के हवाले से एक्सटेंशन होने वाली है, उनकी जो डेजिग्नेशन है, क्या ये सच है या फिर ये एक फेक न्यूज़ है? तीनों पैनलिस्ट से आकर पूछेंगे इस छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद जो आप लोग को खुशामदीद कहते हैं, उस्मान डार साहब हैं, अफनानुल्लाह खान साहब हैं, आगा रफ़ी साहब है मेरे साथ। उस्मान डार साहब, आप पर ये इल्ज़ाम लग रहा है कि चेयरमैन नैब को, क्योंकि वो आपके बहुत ज़्यादा चहीते हैं तो इसलिए आप उनको एक्सटेंशन देने वाले हैं। हालांकि मैं पर्सनली ये मानती हूँ कि हुकूमत का कुछ ज़्यादा से होता नहीं है एक्सटेंशंस के मामले में, लेकिन फिर भी पर्सनल कैपेसिटी में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक सरकर्दा रुकन होने की हैसियत से भी ज़रा मुझे बता दीजिए, फेक न्यूज़ है, सही है, गलत है, व्हाट्स द स्टेटस? क्या आप एक्सटेंशन देने जा रहे हैं चेयरमैन नैब को? देखिए, ये स्पेकुलेशंस हैं, और मैं तो हैरान हूँ। शाहिद खान अब्बासी साहब, उन्होंने ख़ुद मौजूदा चेयरमैन नैब को लगाया था इन लोगों ने, और अब पता नहीं क्यों घबरा रहे हैं उनसे। अगर हम एक्सटेंशन देने जा रहे हैं तो इन्हें खुश होना चाहिए। मैं तो ये सवाल रखता हूँ, आपके प्रोग्राम से नून लीग के जो बैठे हैं स्पोक्स पर्सन, इन्हीं की चॉइस थी ना मौजूदा चेयरमैन जो है, हमारी तो नहीं थी। तो अगर हम उन्हें एक्सटेंशन देते हैं, अगर जिस तरह ये कह रहे हैं, तो इनको तो खुश होना चाहिए। जो इनकी चॉइस थी, जिनको इन्होंने सेलेक्ट किया था, उनको एक्सटेंशन मिलेगी। तो खैर, ये सारी क्यासराइयाँ हैं और कुछ कहने को नहीं रहा इनके पास अपोजिशन के, और फिर ये इसी तरह के इल्ज़ाम और इसी तरह की बातें करेंगे, जी फ़लाँ एक्सटेंशन दे रहे हैं या फ़लाँ को एक्सटेंशन दी जा रही है। तो ऐसी ही देखें, अभी अगर आप चाहते हैं तो हम मीडिया अथॉरिटी पे बात कर लेते हैं, जिसके ऊपर ब्रेक से पहले भी बात की जा रही थी। अब इन चीज़ों को ही कंट्रोल करने के लिए ये मेरे भाई जो बैठे हैं, ये देखें बिनेश, मैं अपनी बात करता हूँ, उस्मान डार को आप लोगों ने, मीडिया नहीं, आप एंकर्स नहीं, आपके साथ ही बैठ के टॉक शोज़ किए हैं, और एक अल्लाह ताला के फजलो करम के बाद, मेरे लीडर और मेरी जमात के बाद हमें मीडिया ने शनाख्त दी है इस मुल्क में। कहीं भी हम जाते हैं तो हम क्यों मीडिया की आज़ादी के ख़िलाफ़ होंगे? देखिए, आज ट्विटर भी चल रहा है, फेसबुक भी चल रहा है, सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे लोग इज़हार ख्याल कर रहे हैं। उसके बाद इधर देख लें, इस प्रोग्राम में कौन सी बात नहीं की जा रही है? क्या मरीम नवाज़ की स्पीच लाइव नहीं जा रही? क्या अपोजिशन की स्पीचेस लाइव नहीं जा रही? एक एक घंटा तकरीरें करते हैं, क्या वो लाइव नहीं जा रही हैं? तो मकसद ये कहना जी कि मीडिया की आज़ादी के ऊपर हमला कर दिया या मीडिया को कंट्रोल, दो तीन चीज़ें मैं आपके सामने रखता हूँ। एक तो मैंने आपको पहले कहा कि फ़ेक न्यूज़ वाला जो मामला है वो भी देखा जाएगा, लेकिन आज इजलास हुआ सेनेट की जो कायमा कमेटी है तलावत व नशरियात की, उसमें सारी चीज़ें सामने रखी गई हैं। एक तो भी इनकी तरफ से, मैं अपोजिशन की बात कर रहा हूँ, मीडिया के दोस्तों को भी, स्टेक होल्डर्स को भी, सबको दावत दी है अगली ये जो जुमेरात अब आ रही है
सेनेट की जो कमेटी है नशरियात की कि आएँ बताएं, निशानदेही करें जहाँ इनको लग रहा है कि इसमें कोई सुगम है या कदगन लग रही है मीडिया पे, या हम कोई कोशिश कर रहे हैं, हम तो इसको बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं, एक आसान इकदाम है, हम सुनने को तैयार हैं। अगर हम डिक्टेट करने की कोशिश कर रहे हो तो हम क्यों दावत देंगे? तो उम्मीद करता हूँ कि अपोजिशन वाले भी वहाँ आएंगे, निशानदेही आगे करेंगे, इसमें ये कमज़ोरी है, इसको दूर किया जाए। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ जो भी मुस्बत निशानदेही करेंगे, चाहे वो मीडिया के हमारे दोस्त हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, या अपोजिशन वाले, हम उसको लेके चलेंगे। दूसरी जो बड़ी अहम बात है, देखें आपके सामने मीडिया के अंदर हमारे रिपोर्टर्स हैं या एंकर्स हैं, बहुत सबको सैलरीज का भी इशू रहता है, 2-2, 3-3, 4-4 माह, 6-6 माह सैलरीज नहीं मिल रही, किस किस फोरम पे वो भाग रहे हैं। तो मकसद ये है कोई तो ऐसी अथॉरिटी फोरम होगा जहाँ वो उनकी दादरसी हो सकेगी, सुनवाई हो सकेगी। तीसरी देखिए जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपका मीडिया से ताल्लुक़ है, पाकिस्तान के अंदर मल्टी कह लें फेसेस हैं, डोमेन्स हैं जहाँ मीडिया को कंट्रोल किया जा रहा है, प्रिंट का अलग है, इलेक्ट्रॉनिक अलग है, फलां, तो उन सब को एक अम्ब्रेला के नीचे लेके आ रहे हैं, आसानी पैदा कर रहे हैं ताकि एक अथॉरिटी से इनको जो है फैसिलिटेट किया जा सके, सहूलत दी जा सके। खुद पाकिस्तान तरीके इंसाफ, खुद मेरे लीडर इमरान खान, इसी मीडिया ने जिसकी आप बात कर रही हैं हमें यहाँ तक पहुँचाया। तो मकसद ये भूल जाएं कि इमरान खान मीडिया को कंट्रोल करने के लिए या मीडिया की बात करेंगे। अब मुझे अफसोस से कहना पड़ रहा है, मेरे भाई यहाँ रफ़ी बैठे हैं, ये कह रहे हैं जी कि हम खतून अव्वल के बारे में जहर उगलें, जिनका सियासत से कोई लेना देना नहीं है, और उनको कैसे कैसे खुद ही फरमा रहे हैं कि मैं एक प्रोग्राम में बोल रहा था, जो भी उनके लिए ये अल्फाज इस्तेमाल कर रहे थे। क्या ये हमें, मैं सब की बात कर रहा हूँ, इनकी नहीं, हम सब की, क्या ये अच्छा लगता है कि हम जो हमारी घरेलू खवातीन है, ये ऐसी खतून जिसका पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं, और उसको सिर्फ एक पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए, अपनी लीडरशिप को खुश करने के लिए एक बयान जारी कर दें कि जी ये हो रहा है। तो मकसद ये है कि इन चीज़ों को भी तो हमने मद्देनजर रखना है कि नहीं रखना कि हम हर वक्त इसी चीज़ पे सियासत करते रहेंगे। सही कह रहे हैं ज़ाती तौर पे खुद ऐसे हमलों के खिलाफ जो ज़ाती तौर पे किए जाते हैं। ऑल राइट, आपके जो दो बेहतरीन दोस्त हैं ना, मेरी मलिक अहमद खान साहब से भी बात हुई थी और क्योंकि वो मसरूफ़ थे तो आज प्रोग्राम का हिस्सा भी नहीं बन सके। मलिक अहमद खान साहब, अता तारर साहब, मुझे पता है आपकी उनके साथ बहुत दोस्ती है, ऑफ कैमरा भी ऑन कैमरा भी। वो एक वाइट पेपर भी लेकर आ रहे हैं जुमेरात को सुबह 11 बजे। तो डॉक्टर साहब ये खाली सिर्फ ये नहीं होगा, वो हेल्थ के ऊपर, महंगाई के ऊपर, आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर, लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर बाकायदा तौर पर पूरे मीडिया के सामने सुबह 11 बजे जुमेरात को एक वाइट पेपर जारी करने वाले हैं सर। तो आप ये भी देख लीजिए कि हुकूमत के ऊपर किस किस तरह के ऑपोजिशन की तरफ से तनकीद हो रही है। उसी वाइट पेपर को देखिए, अगर तो ये मीडिया अथॉरिटी के रिलेटेड है तो मैं आपके प्रोग्राम से इनको दावत देता हूँ कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद वाइट पेपर को लेके कमेटी में आ जाएं। देखिए मेरी बात सुने, ईवीएम के ऊपर सियासत कर रहे हैं, इनसे पूछें, इन दोनों से पूछें इनके पास है कोई तजावीज़, बताएं क्या हाल है। 2018 के इंतखाबात में कहते हैं ये अपोजिशन वाले तारीखी धांधली हुई है, तो 2017 में इलेक्शन एक्ट के तहत इन्होंने 2/3 मेजॉरिटी से PMLN ने ये सारी इंतखाबी इस्लाहात की, हमने इन्हें सपोर्ट किया। अब RTS का रोना धोना करते हैं, RTS लाने वाले ये खुद हैं। मकसद किसी एक तरफ तो खड़े हों, यहाँ तो कहीं ये मौजूदा सिस्टम ठीक है, 2018 में जो इंतखाबात हुए वो ठीक हुए, या फिर कोई अगली चीज़ लाएं जी, मशीनें ठीक नहीं, मशीनों से धांधली हो जाएगी। मकसद ये इलेक्शन चाहते ही नहीं है इस मुल्क में, क्योंकि इनको नजर आ रहा है ये जीत नहीं सकते, इसीलिए इनके लीडर, इनके पार्टी के रहनुमा कौमी हुकूमत की बात कर रहे हैं। मियां शिवाजी साहब नेशनल गवर्नमेंट की बात इसलिए कर रहे हैं कि PMLN में सख्त नहीं है अपने बलबूते पे गवर्नमेंट बनाने की, इन्हें पता PTI का फिर इलेक्शन जीतने जा रही है अल्हम्दुलिल्लाह, तो इसलिए ये इस तरह की बातें शुरू हो गई हैं। EVM में धांधली हो जाएगी, जवाब ले, इनके पास पाकिस्तानियों के लिए क्या हाल है। अभी पूछ अफनानुल्लाह खान साहब, आप इलेक्शन से भाग रहे हैं, आपके पल्ले कुछ नहीं है, इसीलिए आप नेशनल गवर्नमेंट फॉर्म करने जा रहे हैं, ये क्या बातें कर रहे हैं डॉक्टर साहब, जरा जवाब दीजिए। देखिए डॉक्टर साहब जो है वो एक ऑल्टरनेट रियलिटी में रह रहे हैं जहाँ पे PTI की बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है, आटा सस्ता है, बिजली सस्ती है, गैस सस्ती है, चीनी सस्ती हो गई है, जितनी हमने छोड़ी थी उससे आधी आधी की, हम 55 पे छोड़ के गए थे, अब वो 25 रुपये की मिल रही है, आटा 15 रुपये किलो मिल रहा है, बिजली हमने 11 रुपये पर यूनिट छोड़ी थी, 5 रुपये यूनिट इन्होंने कर दी है, अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो हम 4% पे छोड़ के गए थे, वो 2% पे आ गई है, मुल्क में दूध और शहद की नहरें बह रही हैं, तो अब ज़ाहिर है अवाम जो है वो इमरान खान को ही वोट डालेगी ना, जब कोई मसला ही नहीं, इमरान खान ने तो सारे मसले हल कर दिए, कोई मतलब ऑलरेडी पाकिस्तान को फ्रांस वो बना चुके हैं, तो आगे अब वो मजीद और क्या करें, तो ज़ाहिर है अगला इलेक्शन तो वही जीतेंगे और कौन जीतेगा, हम थोड़ी जीतेंगे। तो ये
ये एक बात। दूसरी बात ये है कि देखिए, मैंने आपको पहले वाली बात की थी कि पर्सन स्पेसिफिक लॉ है, ये हर काम इस हुकूमत का पर्सन स्पेसिफिक। ये अब इस सारा का डेवलपमेंट अथॉरिटी का जो सेंटर है वो ये है कि इमरान खान साहब के जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनको कोई कुछ ना कहे, मगर इमरान खान साहब जिस मर्जी को जो मर्जी कहे। तो ये कानून बेसिकली इसलिए लेके आ रहे हैं। लेकिन फिर वैसे उन्होंने कहा कि कहाँ पे अफनानुल्लाह, पाबंदी है, लेकिन नवाज शरीफ साहब के अफनान, ऊपर एक चीज पाबंदी है, वो लोग जिनका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है उनके बारे में तो कमेंट वैसे भी नहीं होना चाहिए। मेरे ख्याल से इस प्लेटफॉर्म के ऊपर हमारा जनरल कंसेंसस तो यही होना चाहिए जो कि डॉक्टर साहब ने बात की। हालांकि वो अलग बात है कि इनकी पार्टी भी बहुत से ऐसे लोगों के ऊपर, यानी हमने देखा कि कुलसूम नवाज के ऊपर बहुत सियासत हुई, उनकी सेहत पे बहुत सियासत हुई। जुनैद सफदर सियासत में नहीं है, उसके ऊपर किसने कमेंट किया? ये बातें ना करें आप लोग। यहाँ पे इनको ये जो चीज इनको सूट करती है वो ये करते हैं, जहाँ किसी और को कोई होता है तो कहते हैं नहीं 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 तुम पे ये रूल अप्लाई होता है। पहले आप अपने ऊपर वो रूल अप्लाई करें, फिर किसी और को कुछ कहें। मुझे किसी को तो नाम भी नहीं पता हो ना उस आपने जुनैद सफदर का तो नाम लिया है ना, मरियम नवाज साहिबा, आपने जुनैद सफदर का नाम लिया है कि नहीं लिया? किसका? वो तो नहीं, जुनैद सफदर का आपने नाम लिया, आपने कुलसूम नवाज साहिबा का नाम लिया, आपने मरियम नवाज का नाम लिया, आपने किसी को छोड़ा है क्या? यार आपकी एमएनए थी, वो और पॉलिटिक्स इतनी में थी। फजूल बातें। कुलसूम नवाज साहिबा पॉलिटिक्स में थी मेरे भाई। कोई एमएनए नहीं थी। कौन? क्या बात कर रहे हो? कोई एमएनए नहीं बनी, आज तक वो एमएनए नहीं बनी। नहीं, मैं कुलसूम नवाज साहिबा तो जो इसका मतलब ये कि जो आपको क्राइटेरिया है, मेरी गुजारिश है, वो बिल्कुल थी एमएनए। मैं समझा, मेरी गुजारिश तो सुन ले। देखिए, आप असूल वो नहीं बना सकते जो आपको सूट कर रहा हो कि यूं ये क्राइटेरिया होगा क्योंकि इमरान खान को ये सूट कर रहा है, और 4 दिन बाद वो क्राइटेरिया चेंज हो जाएगा क्योंकि इमरान खान आपको सूट नहीं कर रहा। बात ये है कि आप लोग दूसरों की फैमिली, आप लोग दूसरों के घरों पे जाते हैं, आप लोगों की शादियों पे जाते हैं, आपने जुनैद सफदर का नाम लिया या कहते हैं एक नहीं कई दफा, और आप लोगों को ये बात जेब नहीं देती कि आप किसी और को लगे। आप लोग ऑर्केस्ट्रेट करते हैं लोगों के खिलाफ इस तरह के काम के, लोगों के घरों पे जाओ तुम लोग। तो ये वाली बात हमसे ना करें। फिर मैं ये कहते हैं कि जी कोई पाबंदी नहीं है। मुझे ये बताएं कि नवाज शरीफ साहब के ऊपर पाबंदी किसने लगाई है मीडिया पे आने के लिए? और अगर ये कहानी सुनाएंगे सबको जज कह चुका है कि मैंने गलत केस बनाया। नवाज शरीफ एक मफरूर है, तो परवेज मुशर्रफ भी सजा याफ्ता है, किसी और की बात परवेज करो आप। मुशर्रफ भी सजा याफ्ता है मेरे भाई, परवेज मुशर्रफ भी सजा याफ्ता है, उसके ऊपर पाबंदी क्यों नहीं लगाई आपने? आप लोग पाबंदियां लगाए। नहीं, आप पाबंदियां मेरी बात तो सुने ना यार। आप बोले जा रहे हैं कानून नहीं है, वो कानून नहीं है। अफनान रिलैक्स। डॉक्टर साहब मैं आपकी बात से एग्री करती हूँ। नहीं, एक मिनट पहले प्लीज 1 मिनट के लिए मेरी बात सुनिए। वक्त बदलते देर नहीं लगती। ये मैं आपको बता रही हूँ कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान थी, उस पर बैन था। हम देख रहे थे कि उसको बिल्कुल भी किसी लेवल पे एंटरटेन नहीं किया जाता था। जो अफगानिस्तान के जो तालिबान हैं उनके ऊपर बैन था, लेकिन अब यही देख रहे हैं कि जो अफगानिस्तान के तालिबान हैं उनको लाइव टेलीविजन कवरेज भी दी जा रही है, उनके साथ जो है राबत भी बरकरार रखे जा रहे हैं। स्टेट लेवल पर भी 1-1 घंटे की जो प्रेस टॉक है वो लाइव है। इस टाइम पर जैसे हम बात कर रहे हैं, इस टाइम पर भी वो गुफ्तगू कर रहे हैं, और हमें अभी तक किसी ने ऑफिशियली ये नहीं बताया कि अफगानिस्तान के जो तालिबान हैं उन पर बैन खत्म हो गया है। तो कानून की बात डॉक्टर साहब आप मत करें, बाकी मैं आपकी सारी बातों से एग्री करती हूँ। मैं आपसे आगे क्लोजिंग कमेंट्स लूंगी, लेकिन मुझे अभी पीपल्स पार्टी के पास जाना है। अगर रफी साहब मैं डिबेट को एक कदम आगे लेके जाती हूँ, पहले बिलावल भुट्टो साहब सिर्फ और सिर्फ वजीर आजमशिप यानी प्राइम मिनिस्टरशिप मांग रहे थे, अब तो वो कह रहे हैं कि उनको पंजाब का सीएम भी चाहिए, यानी कि पंजाब का सीएम वजीर आला पंजाब भी एक जयाला होगा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से होगा। अगर रफी साहब आप लोग को ज्यादा नहीं फैल गए? कहाँ से यकीन दहानियां हो गई और कैसे हो गई? इंशाल्लाह हमें यकीन दहानियां जो है वो पहले भी शहीद बाबा का नारा आपको याद होगा कि ताकत का सरचश्मा अवाम है। तो हम जो यकीन दहानी है वो अवाम की है। पहले मैं अपने भाई को जरा करेक्ट कर दूं ना कि मुझे वो मेरा जो प्यारा भाई है इदार, वो मुझे कह रहा था कि अखलाकियात और उनकी बात देखें, हम क्यों ना लें बुशरा बीवी का नाम? जब वजीर आजम पाकिस्तान कहते हैं कि मुझे बुशरा बीवी ने बताया कि आप वजीर आजम है, जब वजीर आजम पाकिस्तान कहे कि बुशरा बीबी ने कहा कि पेट्रोलियम की कीमतें बढ़ गई हैं, जब वजीर आजम पाकिस्तान कहे कि बुशरा बीबी ने कहा कि ये काम है, आप वजीर आजम है, आप स्टैंड लें, और फिर क्राउड के सामने वजीर आजम पाकिस्तान कहे कि थैंक यू बुशरा बीबी, तो फिर क्यों ना ले हम नाम? और फिर क्यों आपको तकलीफ होती है? इस तरह ना करें। सियासत आप लाते हैं सियासत में, हम सिर्फ उस तमाम बातों को दोहराते हैं। हम उस हद पे, उस नहज पे सियासत को नहीं लेके जाना चाहते
जिस पे पीटीआई लेके गई है, चाहे वो पार्लियामान में हो, चाहे वो कंटेनर हो, चाहे वो रोडों पे हो, चाहे सड़कों पे हो। आज फिर अगेन मैं दोबारा कह रहा हूँ, ये जो काला कानून आप सिर्फ और सिर्फ फेक न्यूज और आर्मी को या पाकिस्तान की सालमियत को सामने रखकर, मैं अगेन दोबारा कह रहा हूँ कि ऐसा कोई पाकिस्तानी मीडिया वर्कर्स में या मीडिया मालिकान में मैं नहीं तस्वुर कर सकता कि वो बाय प्लान पाकिस्तान के खिलाफ कोई खबर चलाए। ये नहीं हो सकता। अगेन दोबारा आपको फिर मैं कहूंगा कि आप चीजों को लेके आते हैं, हम सिर्फ एक्सपोज कर रहे होते हैं, हम आपकी चीजों को सिर्फ दोहरा रहे होते हैं। हम उस नेज पर न सियासत को लेके जाएंगे, न जमहूरी अक़दार को वहां तक लेके जाएंगे। मैं बड़े अदब के साथ मेरे भाई डार साहब को कहूंगा कि हम नहीं चाहते हैं आप लोग चीजों को वहां लेके जाने में अपना पूरा किरदार अदा कर रहे हैं, पाकिस्तान की हर चीज को मुतनाज़ा करने, क्योंकि आपसे गवर्नमेंट चल नहीं रही। आपने कोई एक चीज मुझे आप सिर्फ ये बता दें कि इन 5 सालों में आपने 3 साल कंप्लीट कर लिए, 2 साल आपके रहते हैं, आप कहें कि हमने ये एक प्रोजेक्ट उठाया है और इसको हमने पाए तकमील तक अगले 2 साल में पहुंचा देंगे। कोई इसका जवाब मैं दे देती हूँ, डार साहब तो देंगे दे। सबसे जो बड़ा प्रोजेक्ट है वो ये है कि उन्होंने ऑपोजिशन को दीवार से लगा दिया है। जी डार साहब, बाकी जवाब आप दे दीजिए। फाइनल लास्ट 2 कमेंट्स जी, लास्ट 2 मिनट्स। देखिए लास्ट कमेंट ये है कि मेरी अभी ब्रेक पर अली मोहम्मद खान से बात हुई थी और आगा रफ़ीउल्लाह दुरुस्त फरमा रहे थे कि उन्होंने कहा है कि मैंने ये नहीं कहा था कि मेरे दादा कायद-ए-आज़म के साथ जेल में गए थे। उन्होंने कहा है कि जिस तरह हज़ारों वर्कर्स उस मूवमेंट में जेल में गए, डेरा इस्माइल खान की वो जेल है जहाँ वो गए थे मेरे दादा लॉकअप में, तो वो मैं दुरुस्त कर दूँ जो आपने प्रोग्राम के शुरू में कहा था। तो इस रफ़ी भाई ठीक कह रहे थे जिस कॉन्टेक्स्ट में आपने शुरू में कहा कि शायद वो इकट्ठे जेल गए थे, ऐसा नहीं है। और दूसरा देखिए परफॉर्मेंस पे वोट मिलने हैं। आपने इनसे सवाल किया जी पंजाब का चीफ मिनिस्टर जियाला होगा पीपल्स पार्टी का, हाई शाद पे तो किसी का कोई बस नहीं चलता ना। इनसे पूछे सियालकोट में पीपी 38 में तो इनका कोई उम्मीदवार ने किसी ने टिकट ही नहीं ली पीपल्स पार्टी की। खुशाब में 240 वोट निकले हैं इनके एमपीए के, मोहल्ले का काउंसलर भी आगा रफी साहब इससे ज्यादा वोट लेते हैं आपका पंजाब में। और आप देख रहे हैं पहले काउंसलर तो भी बना ले पीपल्स पार्टी। प्रोग्राम कब खत्म हो गया। तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। भाई और इंशाल्लाह ताला आप लोगों से कल मुलाकात करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।